हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। और लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन के साथ में एंडिंग की थी और वो क्वेश्चन ये था कि क्या कॉमा पेशेंट जो होते हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी कि अगर कोई कॉमा पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आता है तो हम उसे लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग। तो आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन को ढंग से सुनने पे ही आपको मिल जाएगा। अगर वो नॉर्मल लाइफ में नहीं आते हैं मतलब वो लिविंग नहीं है। कोई भी, अगर हम किसी भी इंसान की बात करें, वो नॉर्मल लाइफ में नहीं आते हैं, वो एक ऐसी लाइफ में पहुंच गए जहां से वो सीधा डेथ में जाएंगे, तो वो लिविंग नहीं हो सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन इस वे में होता कि अगर कोई कॉमा पेशेंट नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ऐसे केस में हम आंसर कहेंगे कि वो लिविंग होंगे। जबकि क्वेश्चन नॉर्मल हो कि कॉमा पेशेंट को आप लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग, देन द आंसर वुड बी डिफिकल्ट। आप नहीं कह सकते वो लिविंग है या नॉन लिविंग। कंडीशन डिपेंड करेगी कि क्या वो कॉमा से वापस आते हैं या नहीं। हाँ, आप ये जरूर कह सकेंगे वो कॉन्शियस नहीं है एट दैट टाइम, ही और शी इज नॉट कॉन्शियस। जो पेशेंट हैं कॉमा पेशेंट, वो कॉन्शियस नहीं होते हैं। उस टाइम पे आप उन्हें कोई भी स्टिमुलाई देंगे तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। वो अपने आसपास के जो एनवायरमेंट है उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे। तो ये आंसर्स आपको करने होंगे, इस वे में करने होंगे अगर कॉमा पेशेंट के लिए आए तो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज अपन सेकेंड पार्ट, यानी कि इस चैप्टर के हमने कहा था कि 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेकेंड पार्ट होता है 1.2 एंड दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे डाइवर्सिटी की गाइस। व्हाट इज डाइवर्सिटी? नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, बिना बायोलॉजी के, हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बात करते हैं। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब है यहां पे वेराइटीज। तो अगर हमसे बोला जाए कि डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी एक्चुअली वेराइटीज है। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज आपके घर में खाने की डाइवर्सिटी क्या है, यानी आज आपके घर में किस किस वैरायटी का खाना बना है, तो यहां पे 2 चीजें हम देखते हैं। एक होता है नंबर और एक होता है टाइप्स। नंबर का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आज कितना खाना बना है किस डाइवर्सिटी का, और अगर आप नंबर काउंट करने लग गए तो आप बोलेंगे इतनी रोटियां, नंबर ऑफ, इतनी 4 टाइप की सब्जी। तो आप सबको अगर काउंट कर रहे हैं तो ये नंबर कहलाएगा। जबकि अगर आपने कहा 4 सब्जी रोटी मिलाकर के टोटल 5 वैरायटी बनी है, ये 5 वैरायटी है डाइवर्सिटी। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हम डाइवर्सिटी बात कर रहे हैं तो हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर्स की बात करेंगे तो केवल इंडिया में हम कहते हैं 130 करोड़ जो है वो क्या है, 130 करोड़ से ज्यादा क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो ये हो गया नंबर। जबकि डाइवर्सिटी में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे ये ह्यूमन बींग्स यानी कि होमोसेपियंस, इनका जो डाइवर्सिटी आएगी वो एक होगी। यानी कि हम कहेंगे इस दुनिया में कितनी स्पीशीज मिलती हैं, कितनी नंबर ऑफ या कितनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिलती हैं, तो यहां पर हम कहेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए एक। नंबर्स की बात करेंगे तो आपको पता है काउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी में हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स, वेराइटीज। तो डाइवर्सिटी मतलब यहां पे वेराइटीज है। अब हम बायो में ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप याद रखिए कि बायोलॉजी के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर अपन देखते हैं हमारे आसपास कितने डिफरेंट टाइप के हमें प्लांट्स मिलते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हमको नजर आते हैं, तो ये सब उनकी डाइवर्सिटी है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं डाइवर्सिटी के साथ, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब क्वेश्चन क्या मिल सकता है आपको नीट में, क्या याद रखना है आपको, तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है वो है अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, मतलब इतने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स। अगेंस्ट हम कह रहे हैं नंबर नहीं है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये नंबर नहीं है, ये टाइप है। नंबर किसका हो सकता है, ये नंबर ऑफ स्पीशीज हो सकती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ स्पीशीज हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ
ऑर्गेनिज्म, जितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स 1.7 टू 1.8 मिलियन इस वर्ल्ड में। क्या होता है मिलियन का मतलब, यानी अगर हम इसे उस तरह से समझे जो कि हमारे लिए थोड़ा लेमन हो, हम सुनते रहते हो, तो हम कहेंगे 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स। यानी हम क्या कह सकते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन का मतलब होता है 17 से 18 लाख। इतनी वेराइटीज यानी कि इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इस वर्ल्ड में है ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहां मिलते हैं। अब बात आती है कि या हम कह सकते हैं कि क्या ये अमाउंट, ये जो हमने नंबर लिखा है, ये फिक्स्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको ये याद क्यों रखना है, एनसीईआरटी 2006 के अंदर पहली बार पब्लिश हुई थी, जो आज आप पढ़ रहे हैं उसे, ये तब उसमें नंबर 1.7 टू 1.8 मिलियन लिखा गया था। अगर हम आज की बात करें तो डेफिनेटली इस नंबर में चेंज हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर यू गाइस, अगर आप नीट में अपीयर हो रहे हैं या किसी भी हम कह सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिया में, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ हर एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक लाइन जो है वहां से क्वेश्चन बनता है और आंसर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिलहाल देना पड़ेगा जब तक उसमें कोई अपडेट ना हो जाए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है ये डाइवर्सिटी है अभी वर्ल्ड की, हमें यही ध्यान देनी है, याद रखें। अब बात करते हैं कि अगर हम नए एरियाज को फाइंड आउट करें, ये कहां होगी, जितना हमने अब तक देखा है, अगर हम किसी भी नए एरिया में गए जहां आज तक कोई नई स्पीशीज देखी नहीं गई थी, यानी पहले कभी वहां पर डिस्कवर नहीं की गई थी, अगर हम उन एरियाज में भी जाएं तो हमको और नई स्पीशीज देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज करते हैं डिस्कवरी करने का, ढूंढने का, वैसे वैसे ये जो वेराइटी है, ये बायोडाइवर्सिटी है, ये इंक्रीज होती है। तो अगर हम बहुत कम एरिया में देखेंगे डेफिनेटली हमें बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी। आप लेट्स से एन एग्जांपल कि हमारा घर है, हमारे घर में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है, तो एक होमोसेपियंस हम खुद हैं, हमें कुछ प्लांट्स नजर आ जाएंगे, अगर 10 अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स है, अगेन अगर हमारे घर में रोज के 10 प्लांट है, केवल रोज के, तो वो वैरायटी कितनी कहलाएगी, एक। बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी, एक, क्योंकि स्पीशीज कितनी है, एक, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सपोज आपके घर में 6 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप यानी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है एक ह्यूमन, 6 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। अगर हम देखें हमारे आसपास छोटे मोटे बर्ड्स जो हमें नजर आ सकते हैं, जिन्हें हम पहचान सकते हैं, ऐसे बर्ड्स या इंसेक्ट्स या कुछ इस तरह के एनिमल्स हमारे आसपास, हमारे घर के लॉन में आसपास हमें दिख जाए, वो हम काउंट कर लेंगे, हम कहेंगे कि 20-25 ये टोटल बायोडाइवर्सिटी हमारे घर में हमें नजर आई, क्योंकि हमने कम एरिया लिया। अब आप क्या करें, आप अपनी कॉलोनी ले लें, जैसे ही आपने अपनी कॉलोनी ली वहां बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बाकी किसी घर में नए वैरायटी के प्लांट्स होंगे और कोई नए इंसेक्ट्स दिख जाएंगे, नए बर्ड्स दिख जाएंगे, एनिमल्स दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसा करते हुए जब आप एरिया बढ़ाते जाते हैं, बहुत बड़े फॉरेस्ट में पहुंच जाए आप, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए हम कह रहे हैं ऐसे कई एरियाज वर्ल्ड के जिनको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अगर वहां हम पहुंचते हैं तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी और इंक्रीज होगी, क्योंकि वहां से कुछ ऐसी स्पीशीज निकल करके आएंगी जो आज तक देखी नहीं गई है। तो हम कह रहे हैं डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपने समझ लिया, 1.7 टू 1.8 मिलियन इस टाइम पे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है। कैसे देखी गई ये बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसे पहचाना गया, कैसे उसे नाम दिया गया। तो इन सब में हम 2 वर्ड्स का नाम लेंगे, एक होगा सिस्टेमैटिक्स जो मैं थोड़ा आगे चल के आपको समझाऊंगा, एक होगा टैक्सोनॉमी जिसे अब हम समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अब एक नए टर्म की, दैट इज टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? सो सिंपली अगर हम इसे भी 2 वर्ड्स में तोड़ते हैं तो हमें मिलता है एक टैक्सेस एंड एक मिलता है हमें नॉर्मोस। टैक्सेस और नॉर्मोस, टैक्सेस मतलब यहां पे है अरेंजमेंट, और नॉर्मोस का मतलब है लॉज। लॉज जो आप सुनते हैं कि इस तरह के लॉ बने, नियम जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के ये लॉ हैं, हमारे सोसाइटी के ये लॉ हैं। तो लॉज जो होते हैं
वो उसको हम नॉर्म्स भी बोल देते हैं, तो वो नॉर्मोस से आया है लॉज, और टैक्सेस का मतलब है यहाँ पे अरेंजमेंट। तो हम अगर इस डेफिनेशन पे जाएं, हम कहें व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स या हम जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें नेमिंग करने के लिए, उन्हें कोई नाम देने के लिए, उन्हें किसी एक अरेंजमेंट में रखने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, यानी इसी को हम कंप्लीट अरेंजमेंट कह रहे हैं। कुछ लॉज हैं और उन लॉज को फॉलो करना, उसकी स्टडी करना, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, हम कह सकते हैं सिंपली वर्ड्स में, इट इज अ स्टडी ऑफ laws and regulations related to the identification, nomenclature and classification of an organism। ठीक है, लिख लेंगे आप टैक्सोनॉमी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन हमने बोली, स्टडी ऑफ लॉज एंड वी कैन से रेगुलेशंस, साथ में एक ही बात है, लॉज related to identification, nomenclature and classification of an organism। तो मैंने क्या कहा, आपको समझ में आ गया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हम आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको नेमिंग करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने का मतलब होता है उसको एक ग्रुप में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, यानी कि क्या वो अपने ग्रुप के दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे मेंबर्स से सिमिलैरिटी रखता है या किसी दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से डिसिमिलैरिटी रखता है। इस बेसिस पे उसको एक ग्रुप में रखना, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है उसका क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और इसके लिए जो लॉज बने हुए हैं उन लॉज को फॉलो करना, उनकी स्टडी करना, उनको समझना, यही क्या है, टैक्सोनॉमी है। यानी कि हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, टैक्सोनॉमी में होता क्या है, टैक्सोनॉमी में कोई भी नए ऑर्गेनिज्म, किसी नए प्लांट, किसी नए एनिमल, किसी नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम उसे फाइंड आउट करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं और उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये सब हम टैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं। यानी कि हमने यहां पे क्या बोला, देयर इज 3 कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। हमने यहां से 3 कंपोनेंट समझे टैक्सोनॉमी के, तो हम क्या कह रहे हैं कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। वो 3 कंपोनेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमने कहा आइडेंटिफिकेशन, सेकंड होता है नॉमेनक्लेचर, और थर्ड होता है क्लासिफिकेशन। सो एग्जैक्टली क्या है गाइस, आप समझ पा रहे हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। हमको इसी पॉइंट्स में इसी तरह से लिखना है। कई बार एक क्वेश्चन नीट की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको देखने को मिलता है, और उसमें यही होता है कि टैक्सोनॉमी का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, तो याद रखिएगा आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको पहले डेफिनेशन मिली हुई है नॉमेनक्लेचर की, बाद में दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन बनाने का रीजन यही था। लेकिन जब आप उस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखने के बाद ये मेंशन है कि नॉमेनक्लेचर से पहले जरूरी है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन करना। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आता है, फिर नॉमेनक्लेचर आता है, फिर क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, अब है क्या ये, जब तक अपन इसे थ्योरेटिकली समझते रहेंगे हम कंफ्यूज होते रहेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि अभी आप जिस स्टेज में हैं, 11th क्लास आपने नई नई इंट्रोड्यूस की है, आपको कई सारी चीजें नहीं पता। जब आप बहुत सीनियर क्लासेस में आए थे तब ये चीजें समझ पाते हैं इजीली, लेकिन अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकर के जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टैक्सोनॉमी की जाती है, हम एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। तब आप क्लियर कर पाएंगे कि टैक्सोनॉमी है क्या, ये 3 कंपोनेंट्स क्या है और इनके यूज कैसे किए जाते हैं। ओके, ढंग से समझिएगा चीज को, एक क्लियरिफाई करना है आपको सिंपली प्रैक्टिकल अप्रोच को कि असल में कैसा होता है। ओके, हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के इन डिफरेंट कंपोनेंट्स की। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में ले जाने के लिए। हम 9th-10th में आपने प्रैक्टिकल्स तो किए हैं, तो आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले लिखते थे ऑब्जेक्टिव और एम। इसका मतलब ही क्या होता था कि आप क्या करने जा रहे हैं, यानी कि आपका इस प्रैक्टिकल का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है।
वही मैं आपको यहां दे रहा हूं। हम जो प्रैक्टिकल अब करने जा रहे हैं उसका एम या ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई, गिव नेमिंग एंड क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेट्स से कि आप अपने घर के आसपास कोई एक नया प्लांट देखते हैं जो आज तक आपने नहीं देखा, एंड you are sure that this plant has never been discovered so far, means it is new, it is unique, it is novel। बात समझ में आ गई आपको? आपने अपने घर के आसपास कोई एक ऐसा प्लांट देखा है जो आपको लगता है कि आज तक पहले डिस्कवर नहीं हुआ है, वो नया है, आपने उसको डिस्कवर किया। अब ये टैक्सोनॉमी यही कहती है, टैक्सोनॉमी में यही होता है, जो कोई पहले आइडेंटिफाई नहीं हो चुका है उसको आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफाई करना। आप वही करने जा रहे हैं, लेकिन कैसा तरीका होगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच अपने को समझनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस प्लांट को जिसको आपने देखा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने दुनिया के सारे प्लांट्स को स्टडी किया। हो सकता है आप जिसे देख पा रहे हैं उसे आपने आज से पहले नहीं देखा था, लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है आपने नया आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, प्लांट है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि अगर आप उसकी रूट्स देख पा रहे हैं तो किस तरह की रूट्स है, ठीक है, टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है, ये सब चीजें अभी आपको आगे पता चल जाएंगी। ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे आप चीजें सीख जाएंगे। स्टेम किस तरह का है उसका, लीव्स कैसी हैं उसकी, कितना बड़ा प्लांट है वो, किस सीजन में उसमें फ्लावरिंग हो रही है, अगर आप फ्लावरिंग देख पा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें आप उसमें नोट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, प्लांट्स के अंदर हम यूज करते हैं, हम इसी चैप्टर में आगे भी देखेंगे, एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका नाम है हर्बेरियम। तो आप क्या करेंगे, एक हर्बेरियम बना लेंगे। सिंपली यहां एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको बता सकता हूं हर्बेरियम क्या है। आप बचपन से ड्राइंग बनाते आ रहे हैं, ड्राइंग के लिए ड्राइंग शीट होती है गाइस। ड्राइंग शीट नॉर्मली इस वे में होती है कि हम कहते हैं जो लेंथ है उसकी कम होती है और जो उसकी विड्थ है वो ज्यादा होती है। यहां पर आपको हर्बेरियम के लिए थोड़ा उल्टा कर लेना है, यानी कि लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है। उसकी एक यूनिवर्सल हम कह देते हैं कि पैरामीटर है, दैट इज 16.5 बाय 11.5। ठीक है, इतना बड़ा ये हम कहते हैं कि इंचेस में हम बोल रहे हैं, 16.5 इंच इंटू 11.5 इंच, ये एक हर्बेरियम शीट की का पैरामीटर होता है। हमें इस वे में इसे लेना होता है। शीट है नॉर्मल, जैसे आप ड्राइंग शीट देखते हैं उसी तरह की एक शीट होती है। जैसे ड्राइंग शीट पे आप ड्राइंग बनाते हैं, यहां हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का अगर हर्बेरियम बनाना होता है, हो सकता है वो नया हो सकता है वो पुराना हो, जरूरी नहीं है हर्बेरियम केवल नए का ही बनाया जाता है। तो उसे प्लांट को लेकर के उसका एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, उस प्लांट को लेकर उसको सबसे पहले ड्राई किया जाता है। ड्राई करने से वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। उसके ऊपर कुछ तरह के हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स ये सब डाले जाते हैं, जैसे कि उनको कोई इंसेक्ट, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस खराब ना करे। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसे पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं उस पूरे प्लांट को। उसके पार्ट्स लेकर के, लीव ले ली, थोड़ा स्टेम का पार्ट ले लिया, रूट का पार्ट ले लिया, और उनको कंबाइनली चिपका देते हैं उस हर्बेरियम पे। ये कहलाता है एक हर्बेरियम। हम क्या करेंगे, उस नए प्लांट जिसको हमने सबसे पहले देखा है उसे हर्बेरियम शीट पे रख लेंगे, बना देंगे, चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिटेल में मैं हर्बेरियम आपको इसी चैप्टर के आगे पढ़ाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, इस हर्बेरियम को जो हमने देखा है, अभी हमने एक आइडेंटिफिकेशन किया सिंपली। अभी ये कोई नॉमेनक्लेचर तक हम नहीं पहुंचे और हमने किया ये आइडेंटिफिकेशन। अभी ये कोई हम कह सकते हैं ऑथेंटिकेटेड भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, हम सारी दुनिया के अब तक के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी नहीं किए हुए हैं। तो हम कोई भी ऐसा नॉवल फाइंड आउट करते हैं तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से उसका हर्बेरियम शीट बना ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए। अब हम उसे एक ऑथेंटिकेटेड प्लेस पे भेजेंगे। ऑथेंटिकेटेड प्लेस क्या होगा, एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको दुनिया में ये काम मिला हुआ है केवल उसी को, कि वो ही किसी प्लांट को, किसी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे नेमिंग कर सकता है, क्योंकि वहां पर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने दुनिया के सारे अब तक के जितने भी आइडेंटिफाइड प्लांट्स हैं उनकी स्टडी की हुई है। उस ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया हुआ होता है। अब मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो
ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है जैसे ICBN, जैसे ICZN। क्या है ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब आप इसको समझिए ढंग से। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? जो हमारी बायोलॉजी है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेनली कह रहा हूं मैं आपको, एक होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। यानी 11th क्लास से ही आप ये चीज अब समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। जू से आपको समझ में आता है एनिमल्स, तो जूलॉजी का मतलब ही क्या होता है? जहां हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में क्या होता है? हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इसी के साथ ऐसे कई और छोटे छोटे से हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा माइक्रोबायोलॉजी, जैसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, जैसे हम कहते हैं इकोलॉजी, जैसे हम साइटोलॉजी, बहुत सारे और छोटे छोटे से ब्रांचेस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉड टर्म्स में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बॉटनी और एक जूलॉजी। इसी वे में हम बॉटनी और जूलॉजी के लिए ही यहाँ पे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है गाइस। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको कहा, जिसका काम ही क्या है? वो आइडेंटिफाई करेगा, नॉमेनक्लेचर करेगा। यानी वो ऑथेंटिकेटेड है दुनिया में, उसको ये काम दिया गया है कि उसने अगर कह दिया तो फिर वो बात मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपने, क्योंकि आप अभी एग्जांपल ले रहे थे प्लांट का, आपने लिया प्लांट, उसका हर्बेरियम बनाया, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसे भेजेंगे किसके पास? ICBN के पास, क्योंकि ये है बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर का इंटरनेशनल कोड। जिसने नहीं लिखा है फिर से नाम लिख ले। वैसे एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मेंशन मिलता है, मैं आगे वापस लिखवा दूंगा, अभी आप मेंशन कर लें। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ओके। ऐसा ही इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एनसीईआरटी में जाएंगे, वहां लिखा मिलेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, फॉर की जगह बॉटनिकल में फॉर ही मिलेगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो ICBN एंड ICZN ये दो अलग अलग है। अगर प्लांट को आपको आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो ICBN काम आएगा। अगर एनिमल्स को करना है तो ICZN काम आएगा। इसी तरह से वायरस के लिए भी है, बैक्टीरिया के लिए भी है। बैक्टीरिया के लिए जो होता है उसे कहते हैं ICNB, क्योंकि अगेन बॉटनी भी बी से होता है, बैक्टीरिया भी बी से, तो ICBN कह देंगे तो शॉर्ट फॉर्म एक जैसा हो जाएगा, इसलिए उसका नाम है ICNB। ICNB का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसी वे में वायरस के लिए भी होता है, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए भी होता है, सबके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो पर्टिकुलरली उस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को ही आइडेंटिफाई नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा? हमने कहा हमने एक प्लांट ढूंढा, उसको हमने माना और उसका हर्बेरियम बनाया, हर्बेरियम बना करके हमने उसको ICBN को भेज दिया। सपोज इसकी जगह एम या टारगेट होता हमारा कोई नया एनिमल हमने फाइंड आउट किया होता, तो अब याद रखिए एनिमल में हर्बेरियम नहीं बनता है, ओके। हर्बेरियम में आप केवल प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए हर्बेरियम नहीं बनता है। एनिमल्स के लिए होता है स्पेसिमेन। अगर आपने डेड फॉर्म में, यानी कि अगर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है जो एनिमल है, तो उसका आप स्पेसिमेन बना लेते हैं। वो भी आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे किस वे में स्पेसिमेन बनाया जाता है, यानी उसकी डेड बॉडी हम कह सकते हैं स्पेसिमेन। इसी वे में हम अगर लिविंग उसको फाइंड आउट करते हैं तो हम उसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। एनिमल्स के लिए है, तो प्लांट्स के लिए तो हमें हर्बेरियम बनाना होगा। इस पे आप पहले क्लियर रहें, प्लांट्स के लिए हर्बेरियम बनता है, एनिमल्स के लिए या तो स्पेसिमेन यूज होता है जो डेड फॉर्म होती है, और अगर वो लिविंग है तो उसकी फोटोग्राफ ले लेंगे। अब हमने क्या किया? अगर एनिमल है तो ICZN को भेज दिया, प्लांट है तो ICBN को, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक हर्बेरियम है हमने भेज दिया। अब नेक्स्ट काम हमारा खत्म, अब स्टार्ट होता है ICBN या ICZN या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का। अब ICBN सबसे पहले क्या करेगा? अगेन वो आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक का जो आइडेंटिफिकेशन था वो अपना था, अब वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आइडेंटिफिकेशन का यहां पे मतलब क्या होता है? यहां पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया इज दैट ऑर्गेनिज्म, इज दैट प्लांट और एनिमल हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार और नॉट। तो यहां अपने को क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझना है। आइडेंटिफिकेशन का यहां पे मतलब होता है कि क्या वो ऑर्गेनिज्म पहले डिस्कवर हो चुका है या नहीं, डिस्कवर्ड और नॉट, ठीक है। येट आज तक, सिंस, क्या वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख रहे हैं वो डिस्कवर हो चुका है या नहीं, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफाई कर देना। आइडेंटिफाई का मतलब
कि हमने पता कर लिया वो नया है या नहीं, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कैसे पता करें कि ये ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पहले डिस्कवर हो चुका है या नहीं। तो देखिए, केवल फोटोग्राफ्स, केवल हर्बेरियम, केवल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसे हम 100% श्योर नहीं हो सकते। बहुत बड़ा रीजन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। हो सकता है मैंने किसी प्लांट की हर्बेरियम बनाया या उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी या फोटो ली उसकी, और मुझे नजर आता है कि ये प्लांट नया है, उसकी जो पत्तियां हैं वो पिंकिश कलर की है जो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं क्या करता हूं, मैं आईसीबीएन को भेज देता हूं। आईसीबीएन ने देखा, उसने भी यही कहा कि हाँ ये पिंक कलर की पत्तियां हमने आज तक ऐसे किसी प्लांट पे नहीं देखी, यानी ये नया प्लांट। ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है वो पिंक कलर की जो पत्तियां आ रही हो वो उस जगह, जिस जगह वो प्लांट मिला हो, वहां की सॉइल, वहां की वेदर कंडीशन, वहां का टेम्परेचर, वहां का वाटर, इस किसी वजह से ऐसा हो सकता है। कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जिसकी वजह से प्लांट का कलर चेंज होता है। इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। सो ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर it is possible that some morphology of an organism can be changed। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नीम का प्लांट अगर राजस्थान में मिल रहा है, केरल में मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है, एमपी में मिल रहा है, सब जगह सेम है, लेकिन वही नीम का प्लांट किसी एक शहर की एक पर्टिकुलर जगह पे मिला और वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उसे कोई नई ऑर्गेनिज्म, नई स्पीशीज नहीं बोल देंगे। उसका मतलब हुआ उस जगह की ऐसी कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, विंड हो सकती है, वहां का वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकती है, किसी भी वजह से उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई। ऐसे में हम उसे नई स्पीशीज नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे उसमें एक एनवायरमेंटल चेंज आया है। अब कैसे पता चलता है ये सब? तो हम क्या करते हैं, यानी कि यहां काम आईसीबीएन या आईसीजेडएन का है। वो उस ऑर्गेनिज्म, सपोज हमने एनिमल फाइंड आउट किया था, तो हमसे कांटेक्ट करेंगे, वो हमसे पूछेंगे कि आपने किस जगह देखा था ये एनिमल, हम उन्हें बताएंगे, वो उस एनिमल तक पहुंचेंगे और उस एनिमल का डीएनए ले लेंगे। सिमिलरली अगर वो प्लांट है, हमने बताया, हमने हर्बेरियम भेजा, उनको लगा कि हाँ ये कुछ नया दिख रहा है, या तो उन्हें नहीं दिखेगा तो पहले ही आपको क्लियरिफाई कर देंगे कि ये सो एंड सो ऑर्गेनिज्म है और ये यहां मिलता है। अगर उनको उन पिक्चर्स से भी क्लियर नहीं हुआ, उनको लगा कि हाँ हो सकता है ये नया है, तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं, उस जगह पे जाकर के, उस जिस भी जगह आपने वो प्लांट देखा उस जगह जाकर उस प्लांट की लीव्स कलेक्ट कर लेंगे, वहां से डीएनए निकालेंगे। यानी अल्टीमेटली अब जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, जो आईसीबीएन है, आईसीजेडएन है, ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये उस ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके उसका डीएनए निकाला जाता है। सबसे पहले डीएनए निकाल के अब क्या होता है गाइस, उनका जो डीएनए है उसे मैच किया जाता है पहले से प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिज्म से। तो क्या ये काम बहुत टफ नहीं है? यानी कि आप सोचिए, दुनिया में इतने सारे प्लांट्स हैं, दुनिया में इतने सारे एनिमल्स हैं, और आपने सिंपली एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाला। अब आप सबके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, क्या आप सबसे सारे डीएनए से उनको कंपेयर करके देखोगे? इतना टफ टास्क, सोचिए। तो इस टास्क को इजी किस वे में किया गया है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलता है जिसकी वेबसाइट भी है, दैट इज एनसीबीआई। बहुत छोटी लेवल पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, 11th क्लास में आपको जनरली ये चीजें सुनाई नहीं देती है, ये बहुत सीनियर क्लासेस की बातें हैं, रिसर्च की बातें हैं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ इस केस में। हम कह रहे हैं एनसीबीआई। एनसीबीआई का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है मैं पहले बता देता हूं उसका मतलब। इसका मतलब है नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अपने आप में बायोलॉजी की एक ब्रांच है गाइस। ये ब्रांच क्या करती है, ये बायोलॉजी और कंप्यूटर, जो कंप्यूटेशनल अपन बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, उन दोनों को मिला करके बनाई गई है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिनसे
हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, उनका जितना भी डेटा है, डेटा का मतलब है हमारा डीएनए, हमारा आरएनए, हमारा जितना भी जीनोम है, हमारे जीन्स हैं, हमारे अंदर मिलने वाले प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, उनको फाइंड आउट करके उनको डेटा की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर रखना। तो ऑलरेडी ये काम हो चुका है। एनसीबीआई वो ऑर्गेनाइजेशन है और एनसीबीआई की वेबसाइट भी है। आप सिंपली गूगल पे जाकर के एनसीबीआई लिख सकते हैं, आपको एनसीबीआई मिल जाएगी। एक पेज खुल जाएगा एनसीबीआई का, बीच में एक बार होगी जिसमें आप जैसे सर्च बार होती है, इसमें आप कुछ टाइप करते हैं, वो होगी, आगे सर्च लिखा होगा, उससे पहले एक एरो का बटन होगा। आप जाएं उस सर्च बार में और जाकर के आप जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका नाम लिख सकते हैं। नॉर्मली आप उसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं जो इंग्लिश नेम हो, बट अगर कॉमन नेम से फाइंड आउट नहीं होता है तो ज्यादा बेटर होता है साइंटिफिक नेम लिखना। अगर आपको किसी का साइंटिफिक नेम नहीं पता है, पहले आप गूगल से सर्च कर लें और उसके बाद में लिखें, बेटर साइंटिफिक नेम है। बट अगर आपने केवल ह्यूमन भी लिखा तो वो होमो सेपियंस ही शो करेगा। तो हमें क्या करना होता है, उस सर्च बाहर पे किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान है, आपको प्लांट का नाम जानते हैं, जैसे हम कहते हैं मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, आगे जाकर के हमें और भी कुछ नाम सुनाई देंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम आप लिख दें, उसके आगे एक हमने कहा एक एरो बना हुआ है, उस एरो को जैसे आप क्लिक करेंगे एक लंबी लिस्ट खुल जाती है, इसमें बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। वहां लिखा हुआ है जीन, वहां जीनोम लिखा हुआ है, अमीनो एसिड्स लिखे हैं और न्यूक्लिक एसिड्स लिखे हुए हैं वहां पे, वहां लिखा हुआ है उनका प्रोटीन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अब आपको क्या देखना है, जो भी आपको देखना है आप उस पर टिक करेंगे और आगे जाकर के सर्च दबा देंगे, तो उससे रिलेटेड जितना भी दुनिया में आज तक काम हुआ है, रिसर्च हुई है, वो सब आपके सामने आ जाएगा। क्या होता है, सबसे पहले डीएनए निकाला जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से, उसने जो भी ऑर्गेनिज्म हमने बोला, प्लांट, एनिमल, जिसको भी फाइंड आउट किया, उसका डीएनए निकाल लिया, उस डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है गाइस। व्हाट इज सीक्वेंसिंग? अगेन आपके लिए बहुत एडवांस बात है ये सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस है सिंपली अपन ये जानते हैं, हमारा डीएनए एटीसीजी का बना हुआ है, ठीक है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स हम कह देते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेसिस 4 है, एटीसीजी, इन्हीं का हमारा डीएनए बना हुआ है, ठीक है। अगर आरएनए हो गया तो हम कह देते हैं कि वहां पर यू आ जाता है, ठीक है, टी की जगह पे, तो वहां पे एयूसीजी हो जाता है। तो एटीसीजी या एयूसीजी जो है डीएनए या आरएनए के अंदर आने वाले नाइट्रोजनस बेसिस है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस से ही हम बने हुए हैं, यानी कि अगर हम देखें ह्यूमंस कैसे बने हुए हैं, तो हमारी कोई सीक्वेंसिंग मिलेगी बहुत बड़ी आपको, ऐसे ए टी सी जी सी ए टी ए, कुछ भी ऐसा करके बहुत लंबा। यानी कि अगर हम देखें तो हम लोगों में डिफरेंस कितना है बताऊं, हम लोगों में एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में इतना डिफरेंस है कि हो सकता है किसी के अंदर ये जी जो है इसकी जगह कुछ और है। हम आगे जाके वैसे बात करेंगे, 12th में आपको पता चलेगा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं, कुछ ऐसी सीक्वेंसेस है जो रिपीट होती रहती हैं, और वो रेपिटेटिव सीक्वेंस का नंबर या फिर उनमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर ये चेंज कर देता है हम लोगों को। यानी हम आपस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं गाइस। यानी अगर मैं कहूं एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से 99 से ज्यादा परसेंटेज सिमिलर होता है। अगर वो एक ही जगह के लोग हैं, सपोज हम कहें कि हमारे इंडिया के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, तो 99.9% सिमिलैरिटी रखते हैं। और अगर हम कहते हैं कि वो एक ही फैमिली के हैं तो 99.99% तक सिमिलैरिटी रखते हैं। यानी कि हम इतने ज्यादा सिमिलर हैं, डिफरेंसेस हमारे बीच में इतना सा है। ये इतनी सी सीक्वेंस नहीं होती है, हम ह्यूमंस की बहुत बड़ी सीक्वेंस है। हम कहते हैं कि 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, इतना बड़ा हमारा जीनोम है। हैप्लॉइड बोले तो 3.3 इंटू 10⁹, इतना बड़ा बेस पेयर होता है। ये सब चीजें आपको आगे समझ में आएंगी, लेकिन ये सब बेस पेयर क्या है, ये इतनी बड़ी सीक्वेंसेस है, इतनी बड़ी बहुत बड़ी सीक्वेंस लिखी हुई है। ये सीक्वेंस हमें सीक्वेंसर होता है एक, अगेन प्रोग्रामिंग्स है, वहां से डीएनए को जब हम निकालते हैं तो प्रोग्रामिंग करके उसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर के थ्रू और टेक्नोलॉजीज के थ्रू कंप्लीट सीक्वेंसिंग की जाती है। सेंगर सीक्वेंसिंग एक बहुत पुराना मेथड है, ऐसे ही कई नए एडवांस सीक्वेंसिंग मेथड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। हाई थ्रूपुट जो कि सीक्वेंसिंग करते हैं, होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, कंप्लीट जीनोम की एक साथ सीक्वेंसिंग हो जाती है। तो ऐसी सीक्वेंसिंग करके उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की होल जीनोम सीक्वेंसिंग करके रख दी जाती है। अब क्या करते हैं, इस पूरे सीक्वेंसिंग को कॉपी कर लेते हैं और इस एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाकर के डाल देते हैं। अब उसे एक ऑप्शन होता है, एक हम कह देते हैं टूल है जिसे ब्लास्ट बोला जाता है।
अगेन मैं बहुत बड़ी आपको बातें बता रहा हूं जो आपके अभी किसी काम की नहीं है, केवल समझाने के लिए कि आपको भी पता हो, क्योंकि जब हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, 11th में आप आ गए, चीजें हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की, और आपको क्लियर ही नहीं होगा कि आइडेंटिफाई करते कैसे, तो अधूरा ज्ञान कभी भी खराब होता है। केवल एक ज्ञान आपको कंप्लीट देने के लिए, नॉलेज कंप्लीट देने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। हो सकता है बहुत सारी चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको 12th में जाकर के डीएनए पता चलेगा। 11th में वैसे आपको पता चल जाएगा न्यूक्लिक एसिड्स में, इसकी डिटेलिंग आपको डीएनए की 12th में पता चलेगी, सीक्वेंसिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है 12th में, वहां से क्लियर होगा। हायर स्टडीज में आप और चीजें सीखेंगे, लेकिन जब उन चीजों को सीख रहे होंगे तो आपके दिमाग में होगा कि हाँ, हमने इस लेक्चर में आज ये चीजें एक बार पढ़ी थी, थोड़ी बहुत नॉलेज इनकी आपको होगी ही होगी। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, हमने सीक्वेंसिंग कर ली इस डीएनए की, जो हमने ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किया था उसकी कंप्लीट सीक्वेंसिंग करने के बाद उसे हमने क्या किया, एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाकर के एक टूल होता है जिसे कहा जाता है ब्लास्ट, वहां ले जाकर के ब्लास्ट किया। ब्लास्ट का मतलब है वो क्या करता है, उस समय जो सॉफ्टवेयर है, जो एनसीबीआई का सॉफ्टवेयर है, वो उसमें प्रेजेंट जितना भी डेटा है, उसमें क्या डेटा है मैंने आपको बता रखा है, दुनिया में जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक किसी भी प्लांट पे, किसी भी एनिमल पे, उसके जितने भी जीनोम है, जीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, जो भी फाइंड आउट हो चुका है, वो सब इस वेबसाइट पे डेटा स्टोर है। तो उस डेटा के साथ में आप इस डेटा को ब्लास्ट करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या वो कितना परसेंट सिमिलर है या नहीं। जैसे ही ऐसा किया जाता है तो आपके सामने क्लैडोग्राम्स या डेंडोग्राम्स की फॉर्म में, अगेन क्लैडोग्राम और डेंडोग्राम्स ये कुछ ग्राफ है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने बोला सीक्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करके एनसीबीआई पे ब्लास्ट करते हैं इसे, ठीक है। ब्लास्ट करके क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा जैसे ही ब्लास्ट होता है ये कुछ सीक्वेंसिंग बताता है जो कि क्लैडोग्राम या हम क्या देते हैं डेंडोग्राम्स की फॉर्म में होती है। क्लैडोग्राम और डेंडोग्राम की फॉर्म में क्या आते हैं, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमको बताती है कि ये ऑर्गेनिज्म जो आप बता रहे हैं ये पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से कितना परसेंट सिमिलर है। कुछ इस तरह के ग्राफ होते हैं गाइस। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने आपको बताया, इस फॉर्म में ये क्लैडोग्राम डेंडोग्राम मिलते हैं आपको। यहां पे कुछ ये मैं ABCD लिख रहा हूं, ओके, ये मैंने ABCD लिखा है। यहाँ पे एक्चुअली लिखा होगा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, जैसे अगर अपन ने एनिमल्स देखा था तो बहुत सारे एनिमल्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा, प्लांट्स देखा तो प्लांट्स का। ये एक्चुअली एक एंसेस्टर हिस्ट्री है, ये असल में क्या है, एक एंसेस्टर हिस्ट्री है। यानी कि यहां से हमको क्या पता चलता है, सबसे पहले कोई जे होता होगा, ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म था जे, उस जे से प्रोड्यूस क्या हुए, उसमें कुछ चेंजेस आए या म्यूटेशन हुए या जो नए हम कहते हैं इवोल्यूशन हुआ, उससे क्या बने, उनसे बने ये एफ, ये ठीक है, ये एफ जी एच, यहां से पहले एफ आया, आई आया, इन एफ आई से एच जी, मतलब इन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी है, इन दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एच और आई दोनों इस जगह पे है तो इनमें थोड़ी ज्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, इनमें लगभग सेम सिमिलैरिटी है, लेकिन इनकी आपस में सिमिलैरिटी कम होगी। ये एक ही जगह एक ही ब्रांच पे है, सिमिलैरिटी ज्यादा है, अलग अलग ब्रांचेस में सिमिलैरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी सेम मिलेगी, इनमें थोड़ी सेम मिलेगी, ये थोड़ा बाहर ब्रांच से आया यानी कि थोड़ी कम मिलेगी, ऐसा ही इनका इनके साथ और कम मिलेगी सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहेगा आपके सामने कि इस जगह पे लिखा रहेगा 92%, 93% सिमिलर है, ठीक है, 95% सिमिलर है, 96%, 97% सिमिलर है, ऐसा यहाँ पे सब जगह पे लिखा रहेगा, ठीक है, 91 ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, जो हमने ऑर्गेनिज्म किया था उसका पूरा एक बना हुआ जाता है। अब देखिए कुछ रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं, फॉलो करना है हमको। यहां पर ये फॉलो होता है कि इफ, सबसे पहले हम क्या है, दैट ऑर्गेनिज्म जिसकी हमने बात की थी, जिसको हम ब्लास्ट करवा रहे थे, जो हमारे लिए आइडेंटिफाई था, जिसको हमने एनसीबीआई या आईसीजीआर जो आईसीबीआर और आईसीजेड ने उसको भेजा था और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश की, अगर वो पहले से प्रेजेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म से, इफ दैट ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर, if that organism is similar to any organism by less than, और अपन कह सकते हैं greater than equals to 97%,
अगर वो पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से 97 या ज्यादा % सिमिलर है तो ये दोनों सेम स्पीशीज हैं, ठीक है, देन सेम स्पीशीज। बहुत बार ये चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी करूंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वापस से समझेंगे अभी। इफ इट इज सिमिलर टू लेस देन 95% एंड, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं सॉरी, हमें कहना चाहिए ग्रेटर देन 95%। अगर 95% से ज्यादा है और 97% से कम है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, अगर ये 95% से ज्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, एंड लेस देन 97%, समझ में आ रही है? यानी कि अगर सिमिलैरिटी 95 to 97% के बीच में है तो हम बोल देंगे न्यू जीनस। जीनस स्पीशीज क्या होती है वापस इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वैसे अब आपको अब तक क्लियर होना चाहिए था, नहीं है तो भी आपको हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं अगर सिमिलैरिटी जो है वो 95% से कम है, अब है कम, ठीक है, इफ सिमिलैरिटी इज लेस देन 95% देन इट इज अ न्यू। यहां पर हमने कहा स्पीशीज ही सेम थी, यानी कि हमने कहा पहले केस में 97% से ज्यादा सिमिलैरिटी मिलती है अगर दोनों में, यानी वो वही सेम स्पीशीज है, जो पुरानी स्पीशीज से मिली है जिससे सिमिलैरिटी, वो वही स्पीशीज का मेंबर है। अगर 95 to 97% के बीच में है, यानी स्पीशीज तो नहीं है, जीनस सेम है। मैंने फिर से एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, मैं फिर से सही कर देता हूं इसे। तो क्या होता है अगर ऐसा केस आया गाइस, तो आप लिखेंगे कि न्यू स्पीशीज बट सेम जीनस, ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसे में न्यू स्पीशीज, लिखे आप न्यू स्पीशीज बट सेम, जिस जीनस से मिल रही है वो सिमिलैरिटी 95 to 97%, जिस जीनस से मिल रही है वो जीनस इसका सेम है, लेकिन स्पीशीज नई फाइंड आउट हो गई, ये स्पीशीज पहले से प्रेजेंट नहीं थी, जो आपने फाइंड आउट कर ली है वो नई है। नेक्स्ट है अगर 95% से कम सिमिलैरिटी है तब हम कह देंगे न्यू जीनस, ठीक है। तो याद रखिए 3 हमने पॉइंट्स यहां पे बोले, हमने कहा कि अगर हम किसी भी नए ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट करते हैं, उस नए ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ICBN या ICZN है उसे भेज देते हैं, वो क्या करते हैं डीएनए सबसे पहले निकालते हैं, उसका डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, डीएनए को सीक्वेंस करके उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, NCBI के अंदर जाकर के, उसके अंदर एक टूल है ब्लास्ट करवा के, जितने भी टूल में, उस टूल के अंदर पहले से डेटा प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पहले फाइंड आउट हो चुके हैं उनके डीएनए से, उनके न्यूक्लिक एसिड से उसे कंपेयर किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है कि कितनी बड़ी सिमिलैरिटी है, इस फॉर्म में सिमिलैरिटी सामने आती है। और अगर सिमिलैरिटी हमको मिलती है 97% से ज्यादा, तो हमने कुछ भी नया फाइंड आउट नहीं किया है, हमने जो फाइंड आउट की है वो ऑलरेडी प्रेजेंट एक स्पीशीज थी जिससे उसकी सिमिलैरिटी 97% से ज्यादा मिलती है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम होमोसेपियंस एक दूसरे से 99% सिमिलर है, क्योंकि 97% से ज्यादा सिमिलर है तभी तो सेपियंस है। सेपियंस इज अ स्पीशीज, होमो इज द जीनस। तो होमो सेपियंस में होमो जीनस है, सेपियंस स्पीशीज है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज। यानी हम क्या कह रहे हैं, अगर हम सब इंसान जितने भी दुनिया में ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम एक स्पीशीज के नहीं होते या नहीं होंगे तो 97% से कम सिमिलैरिटी आएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला हमें सिमिलैरिटी ज्यादा होती है क्योंकि हम सेम स्पीशीज के, ठीक है। आपको कहीं पर नीम का कोई प्लांट मिलता है जिसको हम बोलते हैं एजाडिरेक्टा इंडिका, तो एजाडिरेक्टा इंडिका, इंडिका उसकी स्पीशीज है, नीम हम उसको हिंदी में बोल देते हैं। तो सेम जितने भी आपको नीम नजर आएंगे सब 97% से ज्यादा सिमिलैरिटी रखेंगे, और ज्यादा ही रखेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं 97 से ज्यादा तो रखेंगे ही रखेंगे, तो सेम स्पीशीज होगी। अगर सिमिलैरिटी 95 to 97% के बीच में है तो हम क्या कहते हैं, हमने जो फाइंड आउट किया वो नया है, यानी स्पीशीज नहीं है, लेकिन जीनस सेम है। लेकिन फिर भी यहां बात आ जाती है कि हमने जो डिस्कवर किया है वो पुराना नहीं है, वो नॉवेल है, नया है।
नई स्पीशीज हमने फाइंड आउट कर दी है, लेकिन जीनस कौन सा? जिस जीनस का नाम लिखा हुआ है। अगर 95% तक भी किसी के साथ सिमिलैरिटी नहीं, 95% से कम सिमिलैरिटी, तो हम कह देंगे कि वो एक जीनस ही नया है, यानी कि नया जीनस, नई स्पीशीज, पूरा जीनस ही हमने नया ढूंढ लिया। क्या होता है ये सब चीजें, जीनस, स्पीशीज, और आप इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमने समझा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब सपोज आपने नया ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया है, तो ये ICBN या ICZN क्या करेंगे? ये उसे एक नेम देंगे, नेमिंग करेंगे, उसकी नाम देंगे, और इसी को कहा जाता है क्या? नॉमेनक्लेचर। यानी आज हमने पहला पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही क्या है? नेमिंग, टू गिव अ नेम। हम सबका, जितने भी हम लोग हैं, इंसान है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबका कोई नाम है। अब एक नाम जो हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, यानी कि हम बोल देते हैं आलू को हम आलू बोल देते हैं, लौकी को लौकी बोल रहे हैं। अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो हम लौकी को घिया के नाम से भी जानते हैं। कई ऐसे एरिया हैं जहां घिया भी बोलते हैं। हम महाराष्ट्र में देखें तो आलू को बटाटा नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक इंडिया में ही अगर किसी एक चीज को इतने सारे नामों से जानने लग गए, हर एक जगह पे गए आपको एक नया नाम मिल गया, तो सोचिए अगर दुनिया में आप अगर एक साइंटिस्ट बन गए और आप किसी और साइंटिस्ट से बात करना चाहते हैं कि मैं तो इस पे रिसर्च कर रहा हूं, तो कैसे समझेगा? आप कहेंगे इंग्लिश वर्ड यूज कर लीजिए, पोटैटो बोल लीजिए। लेकिन कई सारे ऐसी कंट्रीज भी हैं जो अपनी लैंग्वेज को ही मानते हैं, वो इंग्लिश को भी नहीं मानते, यानी वो अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हैं। अगेन फिर प्रॉब्लम आएंगी। तो इन सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जाए, और उसको बोला जाता है उसका साइंटिफिक नेम। ऐसे साइंटिफिक नेम्स को देना ही क्या है? नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? यानी कि नॉमेनक्लेचर किसे बोला जाता है। अब आज की क्लास मैं इसी जगह पे आपकी स्टॉप करने जा रहा हूं, जिससे कि आज जो आपने चीजें समझी, एक होमवर्क के साथ आपको और छोड़ रहा हूं। प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपको बताई, मैंने कहा NCBI की वेबसाइट होती है, आप जाइए, आप जिस भी ऑर्गेनिज्म का नाम जानते हैं देखिए। ज्यादा कुछ आपको अभी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी चीजें देखी कि हाँ देखिए इतने सारे नाम लिखे रहते हैं, जीन वगैरह इतने फाइंड आउट करते हैं, किसी भी जगह जाकर देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा इतने हजार, इतने लाख, तो आपको पता चल जाएगा कि सारी स्टडी देखिए कितनी सारी हो चुकी है और वो इस जगह पे प्रेजेंट है। तो आज केवल आप ये कर सकते हैं, ये आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में अपने को समझना है नॉमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसे डिटेल में समझना है। फिलहाल के लिए ये जो स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए जो कि पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला टैक्सोनॉमी क्या होती है, अपन ने बात की कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। इसके बाद जो आपके काम का है वो ICBN और ICZN, फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये प्लांट से रिलेटेड है, ये एनिमल्स से रिलेटेड है। तो ये यहाँ ये नीट में क्वेश्चन आता है। ICBN और ICZN NCERT में दिया हुआ है, ये सब चीजें NCERT में नहीं दी हुई है, तो ये मैंने आपको अलग से बताई है, आपके लिए बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िए। कुछ और चीजें NCERT के साथ आपको मिलेंगी, तो कुछ चीजें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिए। NCERT आपको पढ़नी है। अब मेरे पास जो बच्चों का आया कि सर NCERT कैसे मिलेगी, आपको NCERT जो CBSE है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी NCERT अवेलेबल करवा रखी है। जो ई बुक होती है, जो इंटरनेट बुक है वो प्रेजेंट है, PDF प्रेजेंट होता है हर चैप्टर का। पूरी बुक को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की, जो 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक है। चाहें तो आप इस केवल चैप्टर को 1 बाय 1 एक चैप्टर, जब तक, क्योंकि जब आपका सही सारी सिचुएशन आ जाएगी, आपके पास बुक हो जाएगी, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा मैं आपको। NCERT को समझने के लिए, उसको और बेस्ट वे में, उसको शॉर्ट वे में समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी एक बुक है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और उसकी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज इंडिया में पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किस नाम से? NCERT निचोड़ के नाम से। सो NCERT
निचोड़ उस बुक का नाम है जिसे मैंने और मेरे साथ डॉक्टर एस मित्तल, डॉक्टर शिवशंकर मित्तल उनका नाम है, बहुत रिनोन्ड फैकल्टी हैं, उन्होंने मेरे साथ मिलकर के हमने ये बुक लिखी है एनसीईआरटी निचोड़, बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी का एक समराइज्ड वे में, एक टू द पॉइंट वे में और ऐसे वे में जहां से नीट से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने एक शॉर्ट वे में 11-12 का कंप्लीट दोनों साल की कंप्लीट सिलेबस को एक बुक में समराइज किया है बहुत अच्छे फॉर्म में। दूसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बताता हूं कि अभी आप में से जो भी लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइस, यूट्यूब पे कुछ समय तक के लिए ही ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं एक ट्रायल वर्जन की तरह से, जिससे आप देख ले, समझ ले चीजें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बच्चे ऑलरेडी नीट काका पे हमें फॉलो कर रहे हैं, डाउनलोड कर रखा है उन्होंने और उस पर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज ही सबसे पहले क्या करें, आप प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाकर के आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है नीट काका का ऐप। सो नीट काका का ऐप है जिसमें आपको एक लोगो भी नजर आता है। नीट काका का ऐप है जिसमें एक टर्बन नजर आता है लोगो के अंदर, स्काई ब्लू कलर का। और इस नीट काका के ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर यही मांगेंगे, ओटीपी मांगेंगे, जिससे आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप जिसमें भी जाएंगे, फिजिक्स में जाएंगे आप, फिजिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है अभी, जो फिजिक्स के अभी आपको यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर्स चल रहे हैं, इसी वे में केमिस्ट्री में आपके पीरियोडिक टेबल, बायोलॉजी में आपके द लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, आप उस यूनिट में जाएंगे। सबसे पहले हमारी यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। उसके बाद में आप जाएंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। लिविंग वर्ल्ड में जैसे ही आप गए, जाते ही आपके सामने ये लेक्चर जो अभी हम अपलोड कर रहे हैं, आपको रोज जिससे पढ़ रहे हैं आप, वो लेक्चर सामने मिल जाएगा सेम टाइमिंग पे, जिस टाइमिंग पे हम अपलोड करते हैं लेक्चर्स, यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यूट्यूब पे हम जैसे ही ये ट्रायल वर्जन जो कि मेनली इसीलिए है कि बच्चों को समझाने के लिए, यूट्यूब पे हमने आपको ये बताया है कि किस वे में आपको नीट काका पे काम करना है, आना है और उसको डाउनलोड करना है। बट एक्चुअली हम आगे जो कंटिन्यू रखेंगे अपनी सर्विसेज, आप लोगों को जो हम पढ़ाते रहेंगे वो नीट काका पे रखेंगे। तो आप अभी आज ही इसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां एक और फायदा क्यों मैं आपको आज ये बता रहा हूँ नीट काका के लिए, क्योंकि जब आप इस पे जाएंगे, अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है, जैसे ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे इस चैप्टर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप। तो यहां पर इस नीट काका ऐप में आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी इस पूरे ऐप पे हमने नीट से रिलेटेड 25,000 से ज्यादा क्वेश्चंस डाल रखे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, किसी भी आंसर पे आप टिक करेंगे, उसी समय लिखा हुआ आ जाएगा वो करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ आएगा। तो आप आज जाकर के नीट काका ऐप पे जाएं, फ्री डाउनलोड होता है, कोई चार्जेस नहीं है, आराम से आप वीडियोस भी फ्री देख सकते हैं और क्वेश्चंस भी फ्री कर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप आराम से उसको उस सर्विसेज को लें और क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे अच्छे से, आप इन वीडियोस को भी देख पाएंगे। तो आज ही आपको ये काम करना है, एनसीईआरटी लगातार पढ़नी है, फिर से बोल रहा हूं मैं। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है आप कमेंट करिए मुझे, आप और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सो आई होप आपको क्लासेस में बहुत एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और इसी तरह से आपको सीखने को मिलेगा। हम आपके लिए हमेशा इसी तरह से लेक्चर्स नए लाते रहेंगे, सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड थैंक यू गाइस।